दगाबाज मोहब्बत। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे, पर वो कहते हैं ना कि सिर्फ साथ रहना ही काफ़ी नहीं होता, प्यार होना भी ज़रूरी होता है। पर मैं तो अपना दिल किसी और को दे बैठा था। मैं दिन रात सिर्फ उसके साथ रहने के सपने देखता, पर समाज की बनाई बंदिशों के कारण ऐसा होना मुश्किल था। पर मैंने जैसी योजना बनाई थी, अगर मैं इस योजना में सफल हो पाता हूँ तो फिर मुझे वापस मेरी पत्नी का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा और मैं अपनी मोहब्बत के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। मैं बैंक में नौकरी करता था और मैं ये बात काफ़ी अच्छे से जानता था कि मैं कुछ लोगों की मदद से वहाँ से पैसे आराम से गायब कर सकता था। पर इसके लिए मेरे साथ कुछ लोग होने चाहिए जो समय आने पर मुझे धोखा नहीं देते। इसलिए मैंने उन लोगों को इस अभियान के लिए चुना जिन्हें मेरी ही तरह पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने सबसे पहले बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ मिलाया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि वो जल्दी ही रिटायर होने वाला है और जमा पूंजी के नाम पर उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। इसलिए वो मेरी बात आसानी से समझ सकता था। फिर मैंने अपने दोस्त रमन को अपने साथ मिलाया, जो कि एक बेरोजगार था और घर में बैठा मुफ्त की रोटी तोड़ता था और वो बस एक मौके की तलाश में था जब वो इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से निकल सके, और ये मौका उसे मेरे ज़रिए मिला। तीसरा और आखिरी, मेरी महबूबा राखी। उसे तो साथ होना ही था, क्योंकि मैं अगर उसके साथ मर भी जाता तो मुझे कोई गिला न होता। हम डकैती मंगलवार को अंजाम देने वाले थे। इसलिए मैंने अपनी योजना समझाने के लिए सबको बुलाया और सबको योजना फिर से समझा दी। अब आया अपनी योजना को अंजाम देने का दिन। योजना के अनुसार मैं उस दिन बैंक पहुंचा, हमेशा की तरह अपने कैबिन में अपने काम में लगा हुआ था और वक्त आने का इंतज़ार करने लगा। ठीक 12 बजे रमन ने अंदर कदम रखा। मैं समझ चुका था कि अब वक्त आ गया था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। गार्ड श्यामलाल की आंखें मुझसे मिली। मैंने उससे नज़रें फेर ली। मैंने देखा रमन कस्टमर की लाइन में खड़ा हुआ था। जैसे लाइन कम हो रही थी, मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। फिर रमन कैशियर के समीप पहुंचा। उसने गन निकाली और कैशियर की ओर तान दी। उसके हाथ में गन देखकर कैशियर सकपकाया। रमन की हरकत में आया देखकर श्यामलाल भी हरकत में आया और अपना हथियार थाम लिया और आगे बढ़ा, और उसकी गर्जन से वातावरण गूंज उठा। वो गरजा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर उसके अगले कदम यमराज के घर पड़ेंगे। मैं अपने कैबिन से बाहर आया ही था कि श्यामलाल मुझे से अपना हथियार थामते हुए बोला, ओ मैनेजर साहब, अगर सब की सलामती चाहते हो तो चुपचाप सारे पैसे हमें दे दो। हम किसी को नहीं मारेंगे। तभी भीड़ में से कोई श्यामलाल की ओर लपका और बोला, साले, बैंक में काम करके इतने साल तूने गुजारा किया, अब तू उसे ही लूटने चला है। तभी श्यामलाल ने गोली चलाई। गोली उसकी छाती को चीरती हुई उसके सीने के पार निकल गई। तभी श्यामलाल मुझे बोला, क्या हुआ साहब, किसी और को भी मरता हुआ देखोगे?
या हाथ पैर हिलाओगे? नहीं, मैं करता हूँ। मैं और श्यामलाल लॉकर रूम की ओर बढ़े, जहाँ बाकी बैंकों को पैसे पहुँचाने के लिए रखे गए थे। श्यामलाल मेरे साथ मिलकर पैसों से भरी पेटियों को लाकर रखना शुरू किया। जब सारे पैसे इकट्ठा हो गए तो उसने अपने हथियार से मेरे सर पर वार किया, जिससे मैं फर्श पर धराशायी हो गया। तभी राखी ने अंदर कदम रखा। वो भी हाथ में हथियार लिए हुई थी। जब पैसों भरी पेटियां लेकर श्यामलाल और रमन बाहर को लपके, तब राखी ने गन तान दिया और बोली, खबरदार, कोई यहाँ से हिला तो, और बाहर चली गई। बाहर एक सफ़ेद कार आकर रुकी, जिसके ड्राइविंग सीट पर श्यामलाल बैठा था। राखी कार में जा बैठी और कार गोली की रफ्तार में वहाँ से निकली। मैं किसी तरह ज़मीन पर बैठा। श्यामलाल ने मुझे सचमुच बहुत ज़ोर से मारा था। मेरा सर दर्द से घूम रहा था। मैं उठा और तुरंत फ़ोन की ओर लपका। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और वहाँ हुई पूरी घटना फ़ोन पर बता दी। मैं जानता था कि राखी, श्यामलाल और रमन मैंने जो एक घर किराए पर लिया था, वहाँ चले गए होंगे और मेरे अगले निर्देश का इंतज़ार कर रहे होंगे। पुलिस वहाँ तुरंत पहुँची और मेरा बयान दर्ज किया और मुझे थाने ले गए। और जब पूरी तरह खाना पूर्ति कर ली, तब जाकर रात 10 बजे मुझे छोड़ा। तब तक पुलिस ने आने जाने के रास्तों में नाकाबंदी कर दी। तब तक श्यामलाल और रमन के फ़ोटो हर पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके थे। अब वो लोग शहर से बाहर कहीं नहीं जा सकते थे। मैंने उन लोगों के उस किराए के घर में ठहरने का इंतज़ाम कर दिया था। मैं राखी से मिलने को लेकर बेताब था। मैं राखी से मिलने वहाँ पहुँचा। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और उसने मेरा स्वागत किया। हम सब लोगों ने हमारी योजना सफल होने की खुशी में पार्टी करनी शुरू की और मैंने राखी की ओर इशारा किया कि वो उन दोनों के खाने में बेहोशी की दवा मिला दे। जब आधी रात को वो लोग पूरी तरह बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, हम दोनों ने वहाँ कुछ पैसे छोड़े और सारे पैसों को एक बोरी में भरकर स्टेशन पहुँचे। मैंने वहाँ एक टेलीफोन बूथ से राखी को पुलिस को सूचना देने को कहा कि बैंक की डकैती के अपराधी कहाँ पर हैं। राखी ने मेरे कहने पर पुलिस को बताया और वापस टेलीफोन बूथ से बाहर निकली। अब पुलिस की नज़रों में मुजरिम वो दोनों होंगे और मैं और राखी सही मौका देखकर निकल जाएंगे। मैं और राखी होटल पहुँचे। मैंने अपने फ़ोन का सिम कार्ड निकाला और फेंक दिया। मैं और राखी, हम दोनों बाहों में बाहें डाले लेटे हुए थे और हमारे उज्जवल भविष्य के सपनों में खोए थे। मैंने देखा राखी सो चुकी थी। उसे देखकर मैं मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, अब मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। आधी रात को मेरी नींद खुली और मैं क्या देखता हूँ कि राखी मेरी ओर गन ताने बैठी हुई थी। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, उसने बंदूक की गोली मेरे माथे में घुसा दी और मैं परलोक सिधार गया। कई बार जो ईश्वर आपके लिए चुन कर देता है वो सही होता है। इसलिए हमें जीवन में जो भी हासिल हो उसे चुपचाप अपना लेना चाहिए। कई बार गलत इंसान से मोहब्बत आपको मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। द एंड।
दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।